यम और नियम रूपक जो एथिकल फाउंडेशन है, उसके द्वारा हम अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, मन को, अपने चरित्र को प्यूरिफाई कर रहे हैं। और ये कंस्टेंटली चलता रहता है, यम और नियम 24/7 चलता रहता है। जब हम यम और नियम का प्रैक्टिस 24/7 करते रहते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है ना आसन प्राणायाम की तरह अपने सुबह 1 घंटा किया, शाम को आधा घंटा किया, शनिवार रविवार को किया। यम और नियम तो लाइफस्टाइल है ना, तो 24 घंटे 7 दिन, इवन आप कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब में इसका ग्लिम्स दिखना चाहिए। ये प्रैक्टिस में होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये तो 24 घंटे का काम। जब इसको करते करते हमने अपने एक्सटर्नली और इंटरनली अपने आप को प्यूरिफाई किया, और कोई भी काम करते समय हमारे अंदर वो अवेयरनेस बना रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई अहिंसा, कोई सत्य, कोई अस्तेय आदि की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सेकंड, हमने आसन और प्राणायाम के द्वारा अपनी बॉडी को, माइंड को स्ट्रांग बनाया, हेल्दी बना रहे हैं। केवल बॉडी और माइंड नहीं, बॉडी में एक्सटर्नली बॉडी पार्ट्स भी है, अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके हार्ट है, लिवर है, लंग्स हैं, ये भी स्ट्रांग बनते हैं। और आपके नर्व सिस्टम भी आसन और प्राणायाम के द्वारा। मतलब ओवरऑल जब आप फिजिकली, मेंटली हर तरह से आप स्ट्रांग है, फिट हैं, और आपके चरित्र, मन, इमोशंस वगैरह आप प्यूरिफाइड है, तो आपने जो ग्राउंड ब्रेकिंग का काम कर लिया। सपोज आप जिस यात्रा पर चलने वाले थे, जिस जर्निंग पर आप जाने वाले थे, उस जर्निंग के लिए आपने तैयारियां कर चुके हैं। आपकी पासपोर्ट रेडी है, वीजा रेडी है, उसके लिए जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिया, टिकट्स भी बना लिया, ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी लेनी है वो भी हो गई, घर में क्या क्या करके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब तैयारी हो गई। अब आप जर्निंग के लिए चलेंगे। अब आप चलेंगे तो नेक्स्ट जर्निंग जो होता है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि अब आपको घर से एयरपोर्ट की ओर जाना है, जो इमोशनली आपको थोड़ा मुश्किल होता है। पहली बार आप घर छोड़ के जा रहे हैं, तैयारी तो पूरी कर ली, अब वो जर्निंग एक नेक्स्ट स्टेप का होता है, जिसे हम कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का सिंपल मीनिंग होता है रिवर्स मोड पर चीजों को लेना, अर्थात नेचुरली गाड़ी जिस तरफ जा रही हो, गाड़ी को रिवर्स मोड पर लाना। पानी का फ्लो जिस तरफ है, उसे अपोजिट साइड में पानी को फ्लो करने की कोशिश करना, मजबूर करना। तो यहाँ किसके फ्लो को आप रिवर्स गियर पर डालेंगे? हमारे इंद्रियों को, सेंसेस को, माइंड को। और इनका नेचुरल फ्लो किस तरफ है? तो कठोपनिषद कहता है परांचिखानी व्यतृणत। परमात्मा ने हमारे ख वाला इंद्रियां, सेंसेस को पर दूसरे की तरफ मुंह करके बनाया है। मतलब हमारे आंखें दुनिया को देखता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को, अंदर को थोड़े दिख पाता है। कान सब जगह बाहर की दुनिया को सुनता है ना? आपके स्वाद बाहर की चीजों को, जीभ बाहर की चीजों को टेस्ट करता है। आपकी इंद्रियों की बनावट ऐसा है कि वो एक्सटर्नल चीजों से ही कनेक्टेड हो सकते हैं, उन्हीं की ओर वो अट्रैक्टेड होते हैं। जहां कोई ऑब्जेक्ट मिलता है उसकी ओर वो भागते हैं। आप गाड़ी चला के जाते हो, कहीं 100 लोग भीड़ कर रखे हैं, आपकी आंखें फट से उधर चली जाती है। कोई बढ़िया सा फूल दिखता है, बगीचा दिखता है, तो आपके आंखें उधर चली जाती है। बड़ा अच्छा खाने का स्मेल आ रहा है तो आपका ध्यान भटक जाता है। अब यहाँ भी बैठे हैं, अगर कोई बढ़िया खाने का स्मेल आने लग गए किचन से, अब नहीं आ रहा है अलग बात है, तो फोकस ज्यादा होगा, है ना?
अगर स्मेल आने लगे तो ध्यान उधर जाएगा, अच्छा बढ़िया समोसा बन रहा है, मतलब आंखें तो यहाँ होगी पर आपकी जो स्मेलिंग जो इंद्रिय है और मन उसके साथ साथ खींचता चला जाएगा। तो इंद्रियों का काम है कि वो अपने अपने ऑब्जेक्ट जिसको जहां मिल जाए वो भागते, और जो ऑब्जेक्ट जितना पावरफुल होता है वो इतना जल्दी आपके सेंस को खींचता है और माइंड उसके साथ साथ चलने लगता है। कहने के तो माइंड जो होता है द लीडर ऑफ सेंसेस है, सब इंद्रियों का मालिक है, पर प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। मन बेचारा गुलाम की तरह काम करता है, आंखें जहां चली गई मन साथ चला गया। आप तो आए थे जी कोई अच्छा चीज सुनने के लिए, पर क्या है कि कुछ गड़बड़ होने लगा तो आपकी आंखें वहां चली गई, आंखों के साथ मन भी चला गया। स्मेल बढ़िया आने लगा तो नाक उधर चला गया, माइंड भी साथ साथ चलने लगा। तो ये हमारा नेचर है। सेंसेस एक्सटर्नली उनका जो जॉइनिंग है, उनकी जो मूवमेंट है वो हमेशा एक्सटर्नल वर्ड की तरह होता है और माइंड उनके साथ कनेक्टेड रहता है। प्रत्याहार क्या है? उनको वापस लेना। अगर वो बाहर की ओर जा रहे उनको रुक करके अंदर की ओर लाना। पानी अगर ऊपर से नीचे आ रही है, पानी को रोको और ऊपर की ओर भेजने की कोशिश करना। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए पहले 4 आपने प्रिपेरेटरी स्टेजेस को प्रैक्टिस किया, यम, नियम और आसन प्राणायाम। तो ये इंद्रियों का रूप ऐसा ही है, उनकी इसी तरह का नेचर है। और मन 24 घंटे एक्टिव रहता है। ध्यान रखिए, मन को एक एक सेकंड के लिए भी मन इनएक्टिव नहीं होता, उसको 24 घंटे काम चाहिए। ध्यान रखिए। तो वो किसी किसान का, उसके पास बहुत सारे जमीन थे, मे बी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स थे, पर गरीब था। उसके फैमिली में कोई था नहीं, वो अकेला था, बुजुर्ग था। गरीब इसीलिए था कि जमीन तो बहुत है पर कर नहीं पाता है, बुजुर्ग हो गया है, तो बहुत कुछ गुजारा मुश्किल होता है। तो एक साधु जी एक दिन गांव में आए तो अंधेरा हो गया, कहाँ ठहरे? तो किसान ने कहा कि हमारे घर में ठहर जाओ। उन्होंने साधु जी का बड़ा रेस्पेक्ट किया और 1 हफ्ते तक साधु जी वहां रुक के उन्होंने खूब रेस्पेक्टफुली उनको रिसीव किया, उनका सत्कार किया। जितने दिन भी साधु जी रुके उन्होंने बहुत ध्यान रखा। तो साधु जी बड़े खुश हुए। जाते समय बोले, देखो मैं तो साधु आदमी हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं बहुत प्लीज्ड हूँ, खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता। मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, हम तो फकीर लोग हैं, पर मेरे पास एक साधा हुआ बेताल है। बेताल है ना, उर्दू में आप जीन के, मेरा तुम्हारा बड़ा काम आएगा। तुम गरीब हो, तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम्हारे पास जमीन बहुत है, काम करने वाले नहीं है, तुम खुद नहीं कर पाते हो, देखभाल नहीं कर पाते हो, तो मैं तुम्हें वो बेताल दे देता हूं। और इसका काम क्या है? इसको कुछ भी कराओ वो करेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस इसकी एक बुरी आदत है, इसको 12 घंटे काम चाहिए, अंधेरे में नहीं करता, पर 12 घंटे वो काम चाहिए इसको। और अगर काम नहीं मिला वो तुम्हें खा जाएगा। यही उसकी प्रॉब्लम है, इसको काम देते रहे ना, काम बंद किया तो तुम्हें खा जाएगा। किसान बोला, नहीं ठीक है, हजारों एकड़ जमीन है, वो तो बहुत काम पड़ा है, करता रहेगा। तो साधु चले गए। और अगले दिन सुबह, जैसे ही सुबह हुआ तो बेताल ने बोला, काम दो। तो किसान तो तैयार था, उसने बोला, जाओ 1000 एकड़ जमीन है, उसको हल करो। हल चला, उसको प्लग करो। उसको लगा यही तो 1-1.5 महीने यही लग जाएगा, पर वो तो बेताल था ना, तो वो 1 घंटे में करके वापस आ गया। बोला, काम दो। अब इतने जल्दी काम करेगा तो काम कहाँ से आएगा? अच्छा चलो उसे इरिगेट करो, पानी वगैरह डाल करके आओ। वो 1 घंटे में आ गया। मतलब जितने भी उसके वो 10 सालों से काम पड़ा हुआ था, वो 6-7 घंटे में पूरे हो गए। अभी अंधेरा हुआ भी नहीं। बड़ा मुश्किल है।
बोले ऐसा अगर होगा तो फिर 2-3 दिन में मुझे वो खा ही लेगा। तो जैसे तैसे उस दिन उसने 12 घंटे सूरज ढलने तक उसको काम तो दिया। अंधेरा होने के बाद उसकी थोड़ी शांति मिली कि चलो आज रात भर कुछ मुझे सोचना पड़ेगा, सुबह से काम क्या दूं और इसको बिजी कैसे रखूं। तो रात भर सोचने के बाद उसको एक आइडिया आई। अगले दिन सुबह होते ही कोई उठे ना उठे बेताल पहुंच गया, बोले काम दो। पर रात भर सोचा था किसान ने इसको कैसे एंगेज रखना है। तो उसने बोला एक बांस का पेड़ काट के लाओ। तो उसने एक बांस का पेड़ काट के लाया, बोला इसको जमीन में गाड़ो सीधा, जैसे पोल करते हैं, तो गाड़ा। बोला अब इसके ऊपर चढ़ो, चढ़ा। नीचे उतरो, बोले चढ़ते रहना उतरते रहना। तो अब किसान उसको कंट्रोल में किया। अब वो चढ़ता रहता है उतरता रहता है, जब तक दूसरा काम हो तो भेजता है जो ये करो। जब वो काम हो जाता है बोलते काम दो, तो बांस के ऊपर चढ़ो उतरो। बेताल को काम चाहिए, नहीं तो वो खा जाता है। स्टोरी है समझने के लिए माइंड को। माइंड रियल बेताल है। बेताल तो स्टोरी है, फिक्शन है, इमेजिनेशन है। पर मन एक्चुअली बेताल है। उसको 24 घंटे काम चाहिए, बेताल को तो 12 घंटे चाहिए। मन को 24 घंटे चाहिए। इवन आप सोते भी है ना, आपका माइंड काम करता है, तो ड्रीम बनाता है। अगर सेंसेस नहीं है, जब आप जगे हुए होते हैं तो सेंसेस के द्वारा बाहरी दुनिया से अपने आप को एंगेज करता है। सोने का मतलब जब आपकी सेंसेस इनएक्टिव हो जाते हैं, थक जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो पर मन तो काम करेगा, उसको तो बेताल है वो। फिर वो क्या करता है, जो सेंसेस के द्वारा जो ऑलरेडी किए गए काम है, किया गया जो ज्ञान है, उसको वो फिर रिविजिट करता है। तो गाय जुगाली करती है ना, पहले घास चरती है और शाम को पड़े करके फिर वो अपने मुंह में निकाल करके उसको दोबारा चबाती रहती है। आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम क्या चीज है? जगे हुए हालत में सेंसेस के द्वारा मन ने जितने भी ज्ञान इकट्ठा किया है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है पूरी जिंदगी भर, जब से पैदा हुए तब से लेकर अभी तक, उनमें से कुछ कुछ घास को, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को वो रिकल करके उसके साथ खेलता है। दैट इज कॉल्ड ड्रीम। खेलने का मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका कोई फिल्म डायरेक्टर हो या कोई शो का डायरेक्टर हो या राइटर हो, वो एक रियल थीम को लेता है, रियल स्टोरी को लेता है और उसके बेस पर रियल या अनरियल, और उसके बेस पर एक मूवी बनाता है क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। उसमें बहुत सारे और चीजें डालता है जो रियल स्टोरी में नहीं था, पर वो डालता है। माइंड खाली बैठा है, खाली तो बैठ नहीं सकता। सेंसेस के द्वारा लिए गए ज्ञान को उसके साथ मिर्च मसाले लगा करके उसको यूज करता है। उसी को आप ड्रीम कहते हो। इसीलिए ड्रीम में कभी देखते हो कि आप उड़ रहे होते हो, है ना, मछली बात कर रही होती है, आप प्रेसिडेंट बन चुके हो, आप लड़ाई के मैदान में हो। ये सब क्या है? आपके रियल लाइफ में जो ज्ञान, एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, उसको मिला जुला करके माइंड एक तरह के अपनी मूवी बनाता है। दैट इज कॉल्ड ड्रीम। बिजी रहता है। अच्छा, एक ऐसा भी स्टेज होता है जिसको आप ड्रीमलेस स्टेट कहते हो। बोला आप नींद में, जब गाढ़ नींद में होते हो, डीप स्लीप में, जहां आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता, घने नींद में हो, तब माइंड क्या काम करता है? बोले तभी भी काम करता है। आपकी गाढ़ नींद के कारण जो रेस्ट आप कर रहे हो, जो पीस होती है, मन उसको एंजॉय करता है। मन उस गाढ़ नींद के कारण, मतलब जब आपकी बॉडी पूरी तरह इनएक्टिव हो जाए, रेस्ट कर रहा होता है, उस रेस्ट करने के कारण जो एक नेचुरल सुख होता है, उस सुख को एंजॉय करता किया हुआ होता है। तभी आप सुबह उठ के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सुखमहम अस्वस्थम न किंचित अविदिशम। जिस दिन बढ़िया नींद आई
रात को 8 बजे खा पी कर बस बेड पर गए कि नींद आ गई। दिन भर थके हुए थे, बहुत काम किया था। यानी कि अच्छी नींद आने का एक ही तरीका है कि आप थको, थकेंगे नहीं तो नींद कम आएगी, है ना। थकना जरूरी होता है, टायर्ड होना। तो जब आप थके सो गए तो सुबह आपको 7 बज गया, 8 बज गया, नींद खुली। जब आपकी नींद खुली तो आपको पूछा कैसा नींद था, बोले मजा आ गया, कुछ पता ही नहीं चला कब सोया कैसे सोया। उस दिन बहुत बारिश हुई थी, थंडरस्टॉर्म भी हुए थे, घर के अंदर भी बच्चों ने खूब कयामत फैलाया था, पर आपको कुछ पता ही नहीं चला। पर आप क्या कह रहे, मजा आ गया, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा, और उस पता न चलने के कारण आपको एक अजीब सी मजा आया। वो मजा किसको आया, कौन फील कर रहा था, माइंड। इतने सारी बातें बोलने का सार है कि माइंड आपका हमेशा एक्टिव रहता है, वो उसकी टेंडेंसी है। और मन हमेशा फ्लो करता है सेंसेस की ओर, सेंसेस के थ्रू सेंसुअल ऑब्जेक्ट की ओर। सेंसुअल ऑब्जेक्ट जो बाहरी दुनिया से हैं उनके ओर हमेशा भागता रहता है। और नंबर 2 जो मन का प्रॉब्लम है, उसको हमेशा नया चीज चाहिए, उसको मोनोटोनी पसंद नहीं है माइंड को। और मोनोटोनी ऐसा नहीं कि आप प्रवचन में बैठते हैं 10 मिनट के बाद बोर हो गए, अगर एक ही टाइप का एक ही स्टाइल में बोला जाता है। आप बाहर भी बैठे हो, पेड़ को देख रहे हो तो भी 5 मिनट में उब जाते हो। आप टीवी में शोज देखते हो, एक शो को 1-2 साल देखने के बाद उब जाते हो। उबना माइंड का काम है, उसको हमेशा चेंज चाहिए। ये ना मुझे ना आपकी, हर ह्यूमन बीइंग की जो माइंड है, ये माइंड की बनावट ऐसा है, उसको मोनोटोनी बर्दाश्त नहीं है और उसको चेंजेस चाहिए। इसीलिए आप खाना बदलते रहते हैं, इसीलिए आप चैनल बदलते रहते हैं, इसीलिए लाइफ में आप 50 जगह घूमने जाते रहते हैं, हर चीज को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि माइंड थक जाता है, बोर हो जाता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में माइंड क्यों फंसा रहता है, नई नई चीजों को ढूंढता रहता है। प्रत्याहार का मतलब है जब वो सेंसेस जो बाहरी ऑब्जेक्ट की ओर हमेशा जाते हैं, आपके आंख कान नाक, और माइंड जो उससे कनेक्टेड है, 24 घंटे बिजी रहता है बाहरी दुनिया से, उस माइंड को स्थिर बनाने के लिए, फिक्स्ड करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे सेंसेस को बाहरी दुनिया के ऑब्जेक्ट से वापस लाना है, रिवर्स गियर पर लाना है, जो कि मुश्किल है, क्योंकि माइंड का ये नेचर नहीं है। बिल्कुल वैसा जैसे पानी की फ्लो बह रही है, हमेशा ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाती है। और आप क्या करोगे, बोले नहीं मुझे तो नीचे से ऊपर की ओर पानी लेना है। उतना ही मुश्किल है जितना सेंसेस को बाहरी दुनिया से वापस लेने की कोशिश करना है। 2 तरीका है माइंड और सेंसेस को बाहरी दुनिया से हटाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका बच्चा बिल्कुल एडिक्टेड हो गया है टैबलेट से, वीडियो गेम से, आपको उसको हटाना है। आप जितना हटाओ वो वापस चला जाता है। आप बंद कर दो वो नया रास्ता ढूंढ लेता है। आप पासवर्ड डाल दो, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, अगले दिन वो पासवर्ड का रास्ता भी ढूंढ लेता है। आप इसको डांटते हो, समझाते हो, पनिशमेंट करते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 तरीका है मन जैसे मन रूपक बच्चे को अपने टैबलेट और वीडियो गेम से हटाने का। या तो फोर्सफुली करो, नहीं किसी ने बोला, हमने सुना, हमने सत्संग में सुना, हमने शास्त्र पढ़ा कि भाई मन और इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाना जरूरी है, तो आपने जबरदस्ती हटा लिया, खाना छोड़ दिया, डाइटिंग शुरू कर दी, ये करना शुरू कर दिया, सब शुरू कर दिया। 1-2 महीने तो मजे भी आएंगे, मुश्किल भी होगा, आपको अच्छा भी लगा, चलो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, पर वो 2 दिन की सपना होती है। फिर इतने भयानक रूप से आप वापस जाएंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा आपने 2 महीने में जितना डाइटिंग की थी, अगले 4 महीने के बाद इतना खाएंगे कि दुगुना मोटा हो जाएंगे। किसी भी चीज को आप फोर्सफुली करते हैं वो ज्यादा फायदे का नहीं होता।
बच्चों को मार पीट करके रोकते हैं, छुपा के करते हैं। जो माँ बाप बहुत बच्चों को मारते पीटते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी में होता है, वो बच्चे छुपा के करते हैं और वो दुगुना खराब काम करते हैं। सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, पर बच्चों को लगता है, माँ बाप को लगता है मेरे बच्चे तो बड़े दूध के धुले में, क्यों? क्योंकि मैं खूब पिटाई ठुकाई डिसिप्लिन में रखता हूँ तो सब सही होंगे। पर पता ही नहीं कि वो क्या करता है बाहर। तुम्हारे सामने तो भला भोला है ना, बोलो तो मंदिर में बैठ जाओ, वहां भी प्रार्थना करता है। माँ बाप सोचते हैं कितना प्यारा बच्चा है, देखो बोला प्रार्थना करो तो प्रार्थना करता है, भक्त बन गया है। पता नहीं है पीछे क्या करता है, क्योंकि जहां भी फोर्स यूज होता है वहां गड़बड़ियां पीछे से होता है। और माइंड के साथ भी यही होता है, सेंसेस के साथ। और एक दूसरा उपाय है, क्या माइंड को कन्विंस करो, उसके साथ डील करो, बात करो। ये जो तुम खुशी ढूंढते हो बाहरी दुनिया में, ये बाहरी दुनिया की खुशी बड़ी टेम्पररी है, मिलता है थोड़ी दिन के बाद गायब हो जाता है, तो फिर दुखी बनते हो। मिलता भी है, अगर एब्सोल्यूट नहीं होता है तो भी दुखी मिलते हो। जब आप अपने आप को कन्विंस करते हो, जब आपका माइंड कन्विंस्ड हो जाता है ये खाना खराब है, इस खाना को खाने से आप अनहेल्दी होते हो, बीमार पड़ते हो, स्वाद तो अच्छा हो सकता है, आगे जाकर नुकसान करता है। जब पूरी तरह आप कन्विंस्ड हो जाते हो, तो हो सकता है आपको खाना देख के खुद ही मन न करे खाने को। तो ये दोनों रास्तों से हमें डील करना है। तो फिर पतंजलि क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रत्याहार कैसा है? तो पतंजलि लिखते हैं, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। जब आपकी सेंसेस सेंसुअल ऑब्जेक्ट से हटाए जाए उसको प्रत्याहार कहते हैं। पर इस प्रत्याहार को समझने के लिए उसकी जो प्रोसीजर है वो समझने की जरूरत है। सेंसेस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ एक पेड़ है, मेरी आंखें उस पेड़ से कनेक्टेड हुआ, और मेरे आंखों के पीछे जो माइंड है, माइंड आंख से कनेक्टेड होता है। तो आंख के द्वारा जो कुछ पिक्चर लाया गया, जो इंफॉर्मेशन नॉलेज लाया गया, माइंड उसी से अपने आप को तदाकार उसी रूप वाला बन जाता है। पेड़ का पिक्चर लाया तो आप पेड़ को जानने वाले बन जाते हैं। आपका नाक बढ़िया खाने का, रसोई घर का स्मेल से कनेक्टेड हुआ तो आपका मन उसी तरह आकर्षित हो गया। अब आप सेंसेस को बाहरी दुनिया से रोक लेते हैं, मतलब उनको बाहर वो जाते नहीं है। तो अब होगा क्या, अगर सेंसेस को सेंसुअल ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, अब वो वापस कहीं ना कहीं ढूंढेगा मुझे कहाँ कनेक्ट करना है, अपने आप को जोड़ना है, तो वो माइंड से कनेक्टेड होता है। माइंड को जो आपने यम नियम के द्वारा शुद्ध कर रखा है, ध्यान रखिए यम नियम कितना जरूरी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि के द्वारा माइंड को आपने बहुत प्योर कर रखा है। अब वो सेंसेस जो इधर जा रहे थे, अब वो वापस इधर जाने लगेंगे, तो माइंड के पास, जो माइंड से कनेक्टेड होंगे। और माइंड को जो ऑलरेडी आपने यमन नियम के द्वारा शुद्ध कर रखा है, तो माइंड जैसा होगा आपकी सेंसेस वैसा हो जाते हैं। और माइंड कैसा होगा, अगर आपने यमन नियम प्रैक्टिस नहीं किया तो माइंड में तो वैसे ही अभी भी गंदा भरा पड़ा है, तो सेंसेस फिर तब भी गंदे को ही याद करेंगे। इसीलिए योग बिना यमन नियम के सोच भी नहीं सकते हो। अगर यमन नियम की प्रैक्टिस नहीं है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, जो भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अगर ये सब प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हो तो फिर योग का सपना भी नहीं देखना। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्योंकि फिर क्या होगा, ये तो इतना होगा कि वो कहते हैं ना, वो आप एक गंदगी से निकले और कीचड़ में गिरे, अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया के ऑब्जेक्ट से हटाया और मन से कनेक्टेड हो रहे। और मन क्या है, अभी भी लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, गुस्सा, फियर, भय, इनसे भरा हुआ है, फिर इन्हीं से अटैच्ड हो, कोई फायदा नहीं।
कीचड़ से निकल के दूसरे कीचड़ में फंस जाए। महर्षि व्यास इसके लिए बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, मन और इंद्रियां दोनों की रिलेशनशिप कैसा है और कैसे काम करते हैं। वो कहते हैं यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम उत्पतंती निविशमान मनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्त निरुद्धे निरुद्धानि इत्येष प्रत्याहार। मधुमक्खी को जानते हैं ना, हनी बी। हनी बी का क्या नेचर होता है, उनमें एक राजा होता है, वैसे तो हिंदी में हम रानी कहते हैं, रानी मक्खी, वो संस्कृत में उसको राजा कहते हैं, है ना, वो किंग है, कोई नहीं किंग है, उसके लिए शब्द आता है किंग, है ना, बी। तो करोड़ों मक्खियां होती हैं, जैसे मधुमक्खियां, करोड़ों मधुमक्खियां अपने किंग को, राजा मधुमक्खी को फॉलो करते हैं। अगर वो बैठ जाए, जहां भी बैठ जाए, आपके वो शहद वाली डब्बा आपने बना रखा है बक्स, हनी बक्स, उसके अंदर बैठ गया तो सारे मधुमक्खी वहीं आकर बैठ जाएंगे। वो उड़ के चला गया तो सारे मधुमक्खी उड़ के चले जाएंगे। जहां जहां वो मधुमक्खी का राजा जाता है, सारे मधुमक्खी वैसे चले जाते हैं। उड़े तो सब उड़े, बैठे तो सब बैठे। बोले तुम्हारी इंद्रियां अब वैसी हो जाती हैं। पहले क्या था, तुम्हारी इंद्रियां जो मधुमक्खियां हैं, वो जहां जहां जाती थी, ये जो मन उसका राजा है वो उनके पीछे पीछे भागता था। अब प्रत्याहार से हुआ क्या कि अब मन जहां जहां जाएगा, सेंसेस उसी की तरफ जाएंगे। और मन को, ये कंडीशन है कि मन को आप पहले से रेडी बना के रखे हो, प्रिपेयर कर रखे हो, है ना। आलू सब्जी वगैरह पहले से आपने काट कूट करके रेडी रखा है, तभी तो बढ़िया सब्जी बनेगी। मसाला ऐसा है थोड़े ही कि मसाला डालो फिर सब्जी वगैरह को काटो, मन को आपने पहले ही प्रिपेयर कर रखा, और सेंस तब प्रत्याहार आप करते हो। प्रत्याहार करने के बाद सेंसेस जब बाहरी दुनिया से हटते, अब वो मन के हिसाब से चलते हैं। मन मधुमक्खी का राजा, अब मन यमनियम के कारण शुद्ध हो चुका है, तो फिर आपकी पूरे के पूरी जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, जो लीनिंग, जिस तरफ आपका झुकाव है, जो एटीट्यूड है, वो एक्सटर्नली इंटरनली वो एक अलग लेवल पर आपको ले जाता है। पर ध्यान रखिए, प्रत्याहार बिल्कुल यम नियम के तरह 24/7 प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, आसन प्राणायाम की तरह नहीं। आसन प्राणायाम तो आपको एक दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पर करना होता है। आप 24 घंटे थोड़े एक्सरसाइज करते रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटे करेंगे, उससे ज्यादा थोड़े ही करेंगे, फिर बाकी काम क्या कब करेंगे। तो उसका तो एक टाइम और प्लेस लिमिटेड होता है। पर जो यम है, नियम है और प्रत्याहार, ये तो 24 आवर्स है ना। ऐसा थोड़े है कि देखो मैं घर के अंदर तो सच बोलूंगा, ऑफिस में नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा थोड़ी है कि रेस्टोरेंट में खाऊंगा तो घर में नहीं खाऊंगा। मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट में तो खा लेता हूँ, घर में नहीं खाता हूँ। अब ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो 24 आवर्स की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेंसेस और माइंड को, सेंसेस को बाहरी दुनिया से हटाना, इट्स 24 आवर्स जॉब। आप ऑफिस में हो या मार्केट में हो, आप मंदिर में हो या सोने के बेड पर हो या टीवी के सामने हो, कहीं भी हो, आपका इंद्रियां बाहरी दुनिया से हट रहे, जैसा मन चाहता है वहां लग रहे हैं कि नहीं, ये 24 आवर्स का एफर्ट्स आपका चलता रहेगा। और 24 आवर्स आप मन को ट्रेंड करते रहेंगे, मन को ट्रेंड करते रहेंगे, तब जाकर के कंट्रोल होता है। गीता में कृष्ण इसको एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, टॉर्टॉय का एग्जाम्पल देते हैं, कछुआ। यदा संघरते चायम कुर्मुंगा निव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कोई कछुआ होता है ना, टॉर्टॉय, वो अपनी जो बॉडी पार्ट्स है, मुंह है, हाथ है, पैर है, वो देखता है जब सब कुछ सिक्योर है तो उसको बाहर निकालता है, और उसको, उसके द्वारा जो भी उसको यूज करना है उसको यूज करता है। और जब उसका मन करता है
या उसको डर लगता है, या अब इसकी जरूरत नहीं है, अब वो अपने सेल के अंदर वापस ले लेता है। आप कभी टॉर्टॉय के पास जाते हैं, उसको छूते हैं, वो फट से अपने बॉडी पार्ट्स को, मुंह को सब सेल के अंदर ले लेता है, और आपको लगता है जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ हो, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता, उसको उठा के आप इधर करो उधर करो, पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह जब आपकी इंद्रियां, सेंसेस, इंद्रियार्थों से, इंद्रियों का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दुनिया की चीजें, इनसे जब उसी तरह डील करे, कछुआ के तरह, जब जरूरत हो उनसे कनेक्टेड हो, जरूरत नहीं फिर वापस आ जाए, रहे तो पानी में ही, रहे तो दुनिया में ही, पर कछुआ के तरह सेंसेस को यूज करता है, जब मर्जी सेल में डाल देता है, वो बाजार के बीच में भी हो, वो स्टोर के मॉल्स के अंदर भी हो, उसको मन करता है आज कुछ लेना नहीं है, वो कुछ नहीं लेता है, किसी चीज में मजा नहीं आता है, और आज मुझे लेना है, मन को चाहिए कि लेना है, तो इंद्रियां फिर ढूंढने लगते हैं, अच्छा ये चीज सही है, ये चीज गलत है। अब इंद्रियां माइंड के हिसाब से चलने लगते हैं, ऑब्जेक्ट को देखकर नहीं। अभी हमारी क्या हालत है, ऑब्जेक्ट देखकर डिसाइड करते हैं ये मैं कितना फिसलूं, कितना मैं अपने आप को फिसलाऊं, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। ये खाना नहीं खाऊंगा, खाकर आया हूं, नहीं खाऊंगा। अच्छा ये गाजर का हलवा, तो हाँ गाजर का हलवा थोड़ा अच्छा हो गया ना, पहले से आपने डिसाइड करके आए थे नहीं खाऊंगा, पर गाजर हलवा में आप फिसल गए। प्रॉब्लम है कि हम फिसलते हैं, जरूरत है कि वो हमारे सेंसेस को अट्रैक्ट करता है कि नहीं। अगर गाजर की हलवा अट्रैक्ट किया तो वहां फिसल गए, लड्डू में नहीं फिसले, बूंदी के लड्डू में नहीं फिसले, रसमलाई चलेगी, अच्छा चलो खा लेंगे, 4-5 दिन आगे से कंट्रोल कर लेंगे, आज खा लेंगे, तो वो फिसल गए। पर ऐसी एक हालत हो कि कोई भी चीजें हो, मेरा जीभ फिसलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा मन कहता है कि मीठा नहीं खाना, मन कहता है तो जीभ फिसल नहीं रहा है, नहीं ये मीठा खाना जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि भाई शुगर कम हो रहा है, ठीक है, तो रसमलाई खा लिया मजे के साथ, मतलब आपके कंट्रोल में है, उस कछुआ के तरह कंट्रोल में है। जब आप प्रत्याहार पर सिद्धि पा लेते हैं, मतलब अगर उसमें आप अचीवमेंट कर पा लेते हैं, तो होता क्या है, अब आप फ्लाई करने को तैयार हैं। प्रत्याहार है घर से एयरपोर्ट तक जाना, सिक्योरिटी चेक करके वो फ्लाइट वाले डोर पर बैठ, अब आप रेडी हैं फ्लाई करने के लिए। अगर प्रत्याहार नहीं है, मतलब एयरपोर्ट जा ही नहीं रहे, एयरपोर्ट गए तो अभी तक आपकी सिक्योरिटी चेक हुआ भी नहीं है, तो आपकी टिकट वगैरह कुछ गड़बड़ी है, सब कुछ क्लियर। प्रत्याहार का मतलब आपकी, आप फ्लाइंग करने के लिए आप पूरी तरह क्वालिफाइड हैं, कैपेबल हैं, डोर पर बैठे, अब अनाउंसमेंट होगा तो आप फ्लाई करेंगे। योग की जो फ्लाइंग मूवमेंट है, जो फ्लाइंग स्टेज है, वो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आप उस धारणा, ध्यान, समाधि के लिए जो योग का जो लास्ट स्टेज है, जो एक्चुअली जिस योग को आपको प्रैक्टिस करना है, अब यहां से शुरू होगा। ये जो आपको फ्लाई करना था, आकाश को छूना था, वो आकाश को छूने का बारी अब आएगा जब आप प्रत्याहार पर सिद्धि पा लेते हैं। अब आपकी सेंसेस बाहरी दुनिया की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट की ओर फंसते नहीं है, दुनिया में आप एंजॉय नहीं करते हैं, अब वो वापस रियलिटी को समझ चुके हैं। अब वो जो रियलिटी जो इटर्नल है, जो एब्सोल्यूट है, उसको पाने की इच्छा रखते हैं। अब सारा रिवर्स हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। सेंसेस कल तक बाहर भागते थे, अब अंदर भागते थे। मन को दुनिया में मजा ढूंढता था, अब वो दुनिया की मजा उसको हल्की छोटी लगने लगे, उसको चीनी और गुड़ की तरह लगने लगे। अब उसको लगा कि नहीं, ये चीनी गुड़ खाना कोई मीठा नहीं है, बढ़िया मीठा तो बाजार में और भी है, डोनट्स भी है, रसमलाई भी है, गाजर हलवा भी है,
मैं तो पूरी जिंदगी ये चीनी और गुड़ के चक्कर में मीठा, किसी को मीठा समझता रहा, अब उसको बेटर मीठा चाहिए, बेहतर मीठा चाहिए, ज्यादा स्वाद वाला मीठा चाहिए। जब आप उसकी गिर जाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप तैयार होते हैं। अब आपके सेंसेस चाहकर भी बाहर जाने को मना कर देते हैं, नहीं, मालिक ने मना किया है। मालिक कौन है? मधुमक्खी का राजा मन ने मना किया, नहीं अब नहीं जाना है। आज भी आप मॉल्स जाते हैं, आज भी मार्केट जाते हैं, आज भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आज भी आप ऑफिस जाते हैं, आज भी आप पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अंदर से आप ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हो। केवल प्रत्याहार के कारण नहीं, ये पांचों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पांचों से आपकी पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। फिजिकली मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ स्टेमिना बहुत है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणि, तप समझते हैं ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय शास्त्रों को पढ़ना समझना, ईश्वर भक्ति के द्वारा आप संसार क्या है दुनिया क्या है समझ चुके हैं, ईश्वर भक्ति प्रगाढ़ हो चुकी है, तप के द्वारा शरीर और मन स्ट्रांग बन चुके हैं। अब आपका मन इंद्रियों के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है, मन इंद्रियों को अपने ओर ड्रैग करता है उस लेवल पर पहुंचाने के लिए। तो ये 5 एक्सटर्नल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके द्वारा आप फ्लाई करने के लिए तैयार होते हैं। पतंजलि की भाषा में ये जो 5 चीजें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको कहते हैं बहिरंग साधन, मीन्स एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सटर्नल योग। योग के ये 5 बाहरी प्रैक्टिसेस हैं। बाहरी मतलब बाहरी दुनिया से रिलेटेड है ना। अब ये हमने साध लिया, अब हम फ्लाइट के अंदर जाएंगे, वो है अंतरंग इनर योगा। कौन है? धारणा ध्यान समाधि। ये एक दूसरे लेवल का है, दूसरे प्लेन का है, दूसरे स्टेटस का है। ये 5 दूसरे स्टेटस के थे, ये 5 वो थे। उनमें से कुछ तो बिल्कुल जमीन के नीचे का फाउंडेशन है, कुछ तो पिलर्स हैं, कुछ तो पिलर्स के ऊपर के बीम्स हैं, पर घर अभी नहीं बना है। घर बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आप माइंड को उस लेवल पर ले जाएंगे जिसे हम धारणा कहते हैं। ततः परम अवश्यता इंद्रियाणाम, ये प्रत्याहार का है। मतलब जब आप प्रत्याहार की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंद्रियां पूरी तरह आपके कंट्रोल में होते हैं, मतलब मन के कंट्रोल में। पर मन तो कोई अच्छा थोड़े होता है, पर वो मन जो यम नियम के द्वारा साधा गया हो, ऐसे मन के कंट्रोल में होते हैं। तब क्या होता है? देशबंध चित्तस्य धारणा। वो जो प्रत्याहृत माइंड, रिवर्स मोड में लाए गए माइंड है, जो बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो चुका है। ध्यान रखिए, वो एक मेटाफोर, बेताल, बेताल को काम चाहिए, काम नहीं होगा तो खा जाएगा। बाहरी दुनिया से तो उसको काट दिया, पर काम तो चाहिए ना। माइंड को तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना है। कहाँ जाएगा? उसको कहीं लगाना है, कहाँ लगाओगे? अब तो कहीं भी लगाने नहीं देते हो। जी चलो ये बाजार है, नहीं, ये मिठाई है, नहीं, ये खाना है, नहीं, ये कपड़े हैं, नहीं, ये पैसा है, नहीं, सब जगह तो ना कर रहे हो। फिर करेगा क्या? फिर तुम्हें खाएगा, तो पागल बन जाओगे। उसको कहीं बिजी रखना है। बिजी कहाँ रखे? देशबंध। तो आप डिलिबरेटली अपने माइंड को किसी पर्टिकुलर देश, देश मतलब जगह, प्लेस पर खुद लगाओ। कहा? तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है, तुम अपने माइंड को कहीं भी लगा सकते हो। बॉडी के किसी पार्ट पर भी लगा सकते हो, दोनों आंखों के बीच में लगा सकते हो, टिप ऑफ द नोज लगा सकते हो, टिप ऑफ द टंग लगा सकते हो, रूट ऑफ द टंग लगा सकते हो, या बॉडी के किसी पार्ट में लगा सकते हो। बॉडी नहीं तो दुनिया के, बाहरी दुनिया के किसी भी जगह, जो जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, वहां आप अपने माइंड को फिक्स करने की कोशिश करते हो। That means you are trying to localize your mind and also binding it to a particular place. उसको कहते हैं धारणा।
आजकल जो स्टूडियो में मेडिटेशन सिखाया जाता है ना, जो भी मेडिटेशन सिखाते हैं, वो बेसिकली धारणा होती है। धारणा का अगर लिटरेरी ट्रांसलेशन करे तो फोकसिंग, ट्राइंग टू फिक्स और फोकस योर माइंड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिंपल भाषा में कहे कंसंट्रेशन, सिंगल पॉइंटेड बनाना, कहीं भी। अब यहां बनाओ, यहां बनाने का मतलब आप 5 मिनट के लिए 10 जितने आप कोशिश करते हैं आपके माइंड में सिवाय टिप ऑफ द नोज और कोई थॉट आए ही नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बार बार आएगा, फिर आप वापस उसको लाते हैं, फिर यहीं लाते हैं, फिर यहीं लाते हैं, फिर मन भाग जाता है। आप बैठ गए कि भाई मेरे मन में यही सिर्फ आए और कुछ आए नहीं। 1 मिनट के बाद आपकी घर की बात थॉट्स आ गए, आधे मिनट के बाद आपकी गाड़ी की, कुछ ना कुछ 50 थॉट्स आते रहते हैं। फिर आप आपको वापस लाते हो, यहाँ लगाते हो। तो प्रैक्टिस करते हो, ऐसा तो नहीं एक दिन में हो जाएगा। अब बार बार प्रैक्टिस करते हो, महीनों सालों, जिसकी जितनी टाइम लगे, जितनी प्रैक्टिस वो ज्यादा करे, जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी पावर के साथ वो प्रैक्टिस करे, तो वो वहां लगता है। उसी को कहते हैं, जब आप ये बार बार करते हो, उससे होता क्या है, आपकी माइंड कॉन्सेंट्रेट करना सीखता है, फोकस करना सीखता है। शुरू शुरू में तो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए माइंड को किसी जगह फिक्स कर सकते हैं, और अगर बहुत एंटरटेनिंग हो, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। जैसे आप मूवी देखते हो, कोई शो देखते हो, कोई स्पोर्ट्स देखते हो, या कोई वीडियो प्रोग्राम देखते हो, या प्रवचन सुनते हो, स्पीच सुनते हो, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, अगर वो एंटरटेनिंग है, तो हो सकता है मन आपका 1 मिनट की जगह 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए कनेक्टेड हो सकता है। वैसे कहते हैं कोई भी मन, किसी कितना भी आम लोगों का मन 10-15 मिनट के बाद तो वो टूट ही जाता है, फिर उसको दोबारा लाना पड़ता है ना, आपको करना पड़ता है। तो आपके अंदर वो जब बार बार आप अवेयरनेस बनाए रखते हैं, आपका माइंड में कौन सा थॉट आता है, फिर वापस आपको खींच के लाते हैं। जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, अब आपका मन भी ट्रेंड हो गया। ध्यान रखिए, आप फ्लाइट में हो, आप फ्लाइट उड़ रहा है। उड़ने की पहली स्टेज है धारणा। धारणा मतलब मन को फोकस करने की कोशिश करना। जब कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहते हैं और आपने ये अचीव कर लिया क्या, कि जब चाहो आप अपने मन को किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, सपोज आपने यहां लगाने की कोशिश की, आप देखा 5 मिनट तक अब आप लगा देते हो, मतलब उस 5 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी मन में और कोई थॉट आ ही नहीं रहा है सिवाय ये वाली एरिया के। चलो ये नहीं, आपने सपोज ये कैमरा का ये पर्टिकुलर पॉइंट है, छोटा पॉइंट होना चाहिए, आपके माइंड में 4 मिनट तक सिर्फ वही पॉइंट के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा, इसका मतलब आपने 4 मिनट की अचीवमेंट पा ली माइंड को फोकस करने का। ये धारणा बहुत पावरफुल है। जनरली बाजार में जो मेडिटेशन आजकल बिकता है वो धारणा ही है, वो मेडिटेशन तो कोई कराता ही नहीं है। तो मेडिटेशन के लिए योग्यता भी तो चाहिए ना, तो गुरुओं की योग्यता नहीं तो शिष्यों की कहां से आएगी, उसके लिए तो बहुत कुछ और चाहिए। पर धारणा भी बहुत फिजिकली आपको बहुत बेनिफिशियल है, स्टूडेंट्स के लिए, काम करने वालों के लिए, आपकी मेमोरी को ठीक करने के लिए, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए धारणा पावरफुल होता है। जब आप बार बार करते हैं और आपका मन अब अनइंटरप्टेड, अनब्रोकन होकर के एक पर्टिकुलर जगह तक लंबे देर तक रहता है, उसको कहते हैं ध्यान। पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यान। वो जो माइंड को किसी पर्टिकुलर जगह पर लगाने का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा थोड़े कि कोई आप चुंबक लेकर चिपका देते हैं, मतलब माइंड में वो थॉट ही आता है और कोई थॉट नहीं आता है। वो थॉट आपका अंगुली का टिप हो, नाक का हो, कोई भी, कोई कोई दीवार में कोई छेद है, उस छेद पर ही आप फोकस कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग आप अपने माइंड को फोकस करने के लिए लेते हैं, या कोई शब्द है, ओम है, मत जो भी हो। तो जब आप अनब्रोकन, अनइंटरप्टेड आपका माइंड एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोकस्ड हो गया, उतने इसका मतलब है कि आप धारणा से नेक्स्ट लेवल पर चले गए,
और उस लेवल का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं ध्यान। इसमें एक चीज ध्यान जरूर रखना, धारणा और ध्यान दो अलग अलग चीजें नहीं है। ये सिर्फ धारणा और ध्यान दो अलग अलग लेयर्स हैं। धारणा 5th ग्रेड है तो ध्यान 6th ग्रेड है। सेम मैथमेटिक्स, 5th ग्रेड का मैथमेटिक्स 6th ग्रेड का मैथमेटिक्स है, दोनों ही मैथ है। फर्क है ये 5th ग्रेड का है और 6th ग्रेड का है, यही फर्क है। धारणा एलिमेंटरी कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन उसके द्वारा अचीव किया गया थोड़ा हायर स्टेज है। एक ही चीज के दो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। नंबर 2, मेडिटेशन सीखा नहीं जाता। नींद कोई सिखाता है आपको? चलिए मैं नींद का ट्रेनिंग सेंटर खोलूं। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए तो आप सो जाते हैं। बॉडी रिलैक्स नहीं है तो आप सो नहीं पाते, बॉडी और माइंड। आपको अगर कोई हेल्प, अगर आपको नींद नहीं आती है तो कोई डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या कोई स्पिरिचुअल गुरु क्या करा सकता है? वो कुछ आपको ऐसा मेडिसिन देकर हो, प्रैक्टिस करा के हो, इतना कराएगा कि बॉडी और माइंड रिलैक्स्ड हो जाए। अगर किसी भी तरीके से नहीं होते हैं तो दवाई खिला देते हैं। जैसे ही आप रिलैक्स्ड हो गए अब सो जाएंगे। पर कोई आपको सुला नहीं सकता ना, सोने की ट्रेनिंग दे नहीं सकता ना। इसी तरह मेडिटेशन कोई सिखा नहीं सकता। कंसंट्रेशन सिखाया जा सकता है, धारणा सिखाया जा सकता है, आप कैसे माइंड को फोकस करोगे वो कोई बताएगा। पर जैसे जैसे आपकी धारणा बनती गई, कंसंट्रेशन में आपने अचीवमेंट पाते गए, तो एक ऐसा स्टेज होएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मेडिटेशन में चले जा चुके हो। मतलब आप घंटों या कुछ मिनट्स या कुछ घंटे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका माइंड टिक चुका है। 2 घंटे 3 घंटे तक आपको पता ही नहीं चला। बस आपको ये टिप ऑफ नोज के अलावा आपके दिमाग में कुछ आया ही नहीं। फिर 2 घंटे के बाद जब वो ब्रेक हुआ, वो वापस आए, वो मैं तो हॉल में बैठा हूं, तब तक कुछ आपको पता ही नहीं था। कुछ नहीं पता था, मतलब एक ही चीज पता था, टिप ऑफ द नोज, जहां भी आपने फोकस किया होगा। ध्यान रखिए, मन जब शांत होता है तब मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन इसीलिए कोई नहीं सिखा सकता, किसी का भी मन शांत हो ही नहीं सकता जिसका यम नियम ठीक ना हो। यम नियम, रिपीट बार बार करता हूं, केवल यम नियम नहीं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिजिकली भी अगर आपको पेन हो, घुटने में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ प्रॉब्लम है, आधा घंटा, तब भी आपका डिस्ट्रैक्शन तो होगा। यम नियम ना हो, मन में अगर बहुत इम्प्यूरिटीज है तो भी आपका नहीं बनेगा। तो ये सब मिल करके आपकी मेडिटेशन के लिए जमीन बनाते हैं, तब आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन के लेवल पर आते हो। और जब आप मेडिटेशन के लेवल पर आते हो, अब आपका उस माइंड को, जो मेडिटेटेड माइंड है, उसको अब आप बाजार में तो नहीं लगाओगे, दीवार में नहीं लगाओगे, टिप ऑफ नोज नहीं लगाओगे। ये तो सब प्रैक्टिस करने के लिए था ना। जब आप गोली चलाना सीख रहे थे, बंदूक चलाना, तो आपके लिए टारगेट रखा जाता था, वो कागज का होता था या वो रेड येलो कलर का होता था, आप उसमें चलाते थे। जिंदगी भर उसी के चलाने के लिए थोड़े आप गन चलाना सीख रहे थे। वो तो आप सीख रहे थे लड़ाई के मैदान में जाओ तो शत्रु सामने हो तो कैसे मारो, या आपके घर में चोर डाकू आता है तो कैसे मारो, थोड़े ये कागज के टुकड़े से करोगे। वो तो प्रैक्टिस थी, धारणा तो प्रैक्टिस करने के लिए थी। अब वो जो धारणा से ट्रेंड हुआ माइंड, अब हमें उसको लगाना है कहा, जहां हमारा टारगेट है। लड़ाई में टारगेट शत्रु होता है। जब आप फ्लाई करते हो, आपका टारगेट है भाई, आप ह्यूस्टन से चले दिल्ली पहुंचोगे। योग में टारगेट है सेल्फ, आत्मा, वही टारगेट है, उसी को तो जानना है, उसी को तो रियलाइज करना है, तब जाकर आपका वो जो गोल है एब्सोल्यूट आनंद पाने का। तो फिर आप उस ध्यान से ट्रेंड हुआ मन को जब आपका फोकस करते हो अपने ऊपर,
और वो फोकस करते 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 एक ऐसा लेवल आता है जहां आपकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस है, जो आध्यात्मिक चेतना है, वो सडनली जगता है। और जब जगता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप माइंड के लेवल पर नहीं है, अब आप फिजिकल लेवल पर नहीं है, अब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं है, अब आप एक अजीब सी दुनिया में है जहां कॉन्शसनेस चेतना ही चेतना है। वो चेतना अब तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस करने वाला भी तुम ही हो, जिसको एक्सपीरियंस करते हो वो भी तुम ही हो। वो ना माइंड है, ना इंटेलेक्ट है, ना तुम्हारा सेंसेस है। वो जो चेतना अब तुम्हारा वो थॉट नहीं है। अभी तक तो तुमने स्वाध्याय के द्वारा, प्रवचन के द्वारा तुम्हें पता था आत्मा ऐसा होता है। बार बार 10 साल तक समझाने के बाद, दर्जनों शास्त्र पढ़ाने के बाद आज भी लोग पूछते हैं आत्मा कैसा होता है। अब ये मुश्किल है, टायर्ड हो जाता है आदमी बता के, तो तुम्हें एक्सपीरियंस करना है ना। तुम जब तक रियलाइज नहीं करोगे, पूछते रहोगे आत्मा कैसे होता है। उपनिषद ने समझा दिया, दर्शन शास्त्रों ने समझा दिया, गुरु ने समझा दिया, फिर भी पूछते हो आत्मा कैसा है। कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल वैसे अमेरिकन आदमी को रसगुल्ला के बारे में खूब तारीफ करवा दी और 10 साल से पूछता है रसगुल्ला कैसा होता है। खूब ट्रेनिंग दी, खूब किताबें पढ़वाई, खूब समझाया रसगुल्ला क्या होता है। वो 10 साल के बाद भी इंडियन को पूछता है रसगुल्ला तुम्हारा कैसा होता है। पूछता रहेगा जब तक तुम उसके मुंह में 2-4 ना खिला दो। खा लेगा, अब चुप, पता लग गया रसगुल्ला कैसा होता है। ये करोड़ों लोग, करोड़ों तो नहीं लाखों में होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग शास्त्र वगैरह को पढ़ते, सत्संग वगैरह में जाते हैं। वो सब पढ़ लिखने के बाद भी तब भी पूछते रहते हैं क्यों रसगुल्ला किसी ने खिलाया नहीं। रसगुल्ला तो खिलाया जा सकता है, पर खुद को रियलाइजेशन तो कोई करवा नहीं सकता ना। यू हैव टू डू इट। तो जब आप उसको रियलाइज करते हो तो फिर ना तुम्हारा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान और ज्ञाता, समझ में, ज्ञाता मतलब नोअर, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जानने, अभी कौन है जानने वाला? मैं हूं। क्या जान रहा हूं? इस कैमरा को, और कैमरा को जो जानना, दैट इज द नॉलेज। पर उस लेवल पर कौन जान रहा है? मैं। किसको जान रहा है? मुझको। क्या जान रहा है? मैं। वहां तो मैं होता नहीं है, चेतना ही ज्ञान है। ज्ञान का लिटरेरी मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। चेतना ही ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। चेतना ही ज्ञाता, नोअर ऑफ द नॉलेज। वो जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का उदय होता है, तो तुम्हारे सारे मेंटल एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, उससे वो ट्रांसेंडेंट हो जाता है। तुम्हारा जो डे टू डे लाइफ का सुख है, दुख है, पेन है, प्लेजर है, ग्रीफ है, जो एंजाइटी है, जो तुम्हारे सफरिंग से, जो तुम्हारा डाउट से, 10 साल से इतने सब पढ़ाने के बाद अभी भी डाउट है, जो तुम्हारे रेस्टलेसनेस है, जो तुम्हारा पेन है, वो सब अल्टीमेटली आप उससे ऊपर उठ जाते हो, एक ट्रांसेंडेंस के लेवल पर आ जाते हो। ऐसे जैसे हमारे महर्षि व्यास लिखते हैं कि मानो कोई ऊंचे से पर्वत के ऊपर चढ़ गया हो। माउंटेन होता है ना, बहुत ऊंचा चढ़ गए हो। जब आपने माउंटेन के ऊपर चढ़ा, रास्ते में नदियां थी, नाले थी, झाड़ियां थी, पत्थरें थी, रास्ता था, लोग थे, सब थे। सबको पार करते हुए आप माउंटेन के पिक पर पहुंच गए। जैसे ही आप माउंटेन के पिक पर चढ़ते हैं, नीचे की ओर देखते हैं, सब बराबर लगते हैं, मानो कोई ग्रीन बेल्ट हो। ना वो बड़ा पेड़ बड़ा दिखता है, ना छोटा पेड़ छोटा दिखता है, ना बड़ा इंसान बड़ा दिखता है, ना छोटा छोटा दिखता है। सब एक ही लेवल के बड़े टाइनी शॉर्ट्स दिखते हैं। जब आप उस ध्यान की चरम अवस्था में पहुंच जाते हो, तो फिर तुम्हें सारी दुनिया एक जैसा लगता है। ना ये बड़ी है, ना ये छोटी है, ना ये सुंदर है, ना ये असुंदर है। सब बराबर, सब टाइनी। टाइनी मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं, बहुत छोटे, डायमेंशन लेस लगते हैं।
तो तुम बहुत ऊपर तब तक उठ गए होते हो, तब तुम्हारा जो रियलाइजेशन होता है वो ये डे टू डे लाइफ का मुंडने हैप्पीनेस नहीं, एब्सोल्यूट ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस को आप एंजॉय कर रहे होते हो। तुम्हारे सामने ये पार्टी का मजा, पैसे का मजा, घर का मजा सब बौने लगते हैं, बड़े टाइनी लगते हैं। पतंजलि की भाषा में समाधि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। वो जो डीप ऑब्जर्वेशन है, वो मेडिटेशन का जो ट्रांसेंडेंट स्टेज है, जहां उस ऑब्जेक्ट का, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे नॉलेज का, तुम खुद, तुम्हारी आत्मा। उस ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं बसता, ना नोअर, ना नॉलेज, ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, कुछ नहीं बसता। आप एक अजीब सी दुनिया में खोए हुए हो, बाहरी दुनिया का पता नहीं चलता। तो वो जो स्टेट ऑफ प्रोफाउंड है, और ऐसा कंटेम्पलेशन में जहां आप डूबे हुए होते हो, जहां आपका डिजायर्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आपके एंग गुस्सा आपको परेशान नहीं करते हैं, डे टू डे लाइफ के पेन एंड प्लेजर आपको नहीं करते हैं, ईगो से जनरेटेड हुआ जो आपकी इमोशंस आपको परेशान नहीं करते हैं, पूरी तरह एक जॉयफुल कामनेस है। बट दैट कामनेस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ जॉय है, एंड इवन ऑफ रैप्चर एंड बेटिट्यूड। ड्रग वाले भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, जो ड्रग लेते हैं, कि हमें भी कुछ नहीं पता लगता है, मस्ती में रहते हैं। लोग पूछते हैं समाधि और ड्रग लेने में क्या फर्क है? समाधि में आप 100% अलर्ट होते हैं, यानी कि अलर्टनेस आप नॉर्मल लाइफ से भी ज्यादा होता है। नॉर्मल लाइफ में आपके अलर्टनेस बहुत, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो भी 40% 50% रहता है। समाधि में आपका 100% अलर्टनेस रहता है, कि एक्यूटी भी 100% होता है। ड्रग में जीरो अलर्टनेस, जीरो एक्यूटी। एनेस्थेसिया में, डीप स्लीप में आपके अलर्टनेस नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं। समाधि में आप पूरे होश हवास में होते हैं, पर उस होश हवास में सिर्फ एक ही चीज को रियलाइज कर रहे होते हैं, वो है आपका चैतन्य स्वरूप। जब आप इस चीज को अचीव कर ले जाते हैं, तो आप योग का जो जो कल्मिनेशन है, जो एब्सोल्यूट गोल है, आप उसको अचीव करते हैं। वो क्या है? वही परमानंद को पाना, ये सांसारिक जो ब्रोकन सुख है उससे ऊपर उठना। तब आप फिर उस इन्फिनिट पीस, अनंत शांति, और अनंत शांति जो इन्फिनिट ब्लिस से, अनंत आनंद से जुड़ा हुआ होता है, उसको आप एंजॉय कर रहे होते हो। तो ये है समाधि। इसी के साथ योग की जो सीरीज हमने शुरू की थी, हठ योग से लेकर राजयोग तक, राजयोग में पतंजलि योग के 8 अंग, उसका समाधि के साथ आज ये कंक्लूड होता है। मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, कंक्लूड करना था। तो आई होप आप अपने टारगेट दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी तो थ्योरी में, प्रैक्टिस हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।